सोचिए जरा, एक ऐसा स्टॉक मार्केट जहां लिस्टेड कंपनियां मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। ये कोई सपना नहीं बल्कि भारत की एक महत्वाकांक्षी हकीकत है। आज हम भारत की इसी साहसिक कदम सोशल स्टॉक एक्सचेंज को समझेंगे। तो इस पूरी पहल की शुरुआत हुई 2019 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक बहुत ही पावरफुल घोषणा से। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने कैपिटल मार्केट्स को आम जनता के और करीब लाएं। मैं एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखती हूँ। और बस इसी एक घोषणा ने इस पूरे सफर की नींव रख दी। और देखिए, ये सिर्फ एक आइडिया बनकर नहीं रह गया। 2019 की उस घोषणा के बाद ना काम बहुत तेजी से हुआ है। एक के बाद एक कमेटियों की रिपोर्ट्स आई और फाइनली जुलाई 2022 तक भारत सरकार ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्मली नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो बात आती है कि इस नए स्टेज पर एक्टर्स कौन होंगे, मतलब कौन शामिल हो सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सोशल एंटरप्राइज आखिर भला क्या है। देखिए, एक सोशल एंटरप्राइज असल में बिजनेस और वॉलंटरी सेक्टर के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है। इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि इसका काम है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सोशल गोल्स के साथ बैलेंस करना। जैसे कि कम आय वाले परिवारों के लिए घर बनाना या लोगों को रोजगार के लिए स्किल्स सिखाना। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत में कौन सी संस्थाएं हैं जो इस एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए क्वालिफाई करती है। भारत में इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 3 फिल्टर टेस्ट बनाया गया है। इससे ये पक्का होता है कि किसी भी संस्था का प्राइमरी मकसद वाकई में सोशल इम्पैक्ट डालना है। तो पहला फिल्टर क्या है? संस्था को सरकार के बताए 16 सोशल वेलफेयर एरियाज में से किसी एक में काम करना होगा। दूसरा, उसकी कम से कम 67% एक्टिविटीज इन्हीं एरिया पर फोकस्ड होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, उसे ऐसी आबादी की सेवा करनी होगी जिसे वाकई में मदद की ज़रूरत है या फिर जो कम विकसित इलाकों में रहते हैं। अच्छा, अब नियमों को और भी साफ करने के लिए ये भी बताया गया है कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं हो सकता, जैसे कि कॉरपोरेट फाउंडेशंस, कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और हाँ, किफ़ायती आवास यानी अफोर्डेबल हाउसिंग को छोड़कर ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी इस लिस्ट से बाहर हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि कौन आ सकता है और कौन नहीं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये एक्सचेंज असल में काम कैसे करता है। मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर फंड जुटाने तक का पूरा प्रोसेस क्या है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई एकदम नया अलग से बना हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये असल में हमारे जो मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे बीएसई और एनएसई, उन्हीं का एक अलग सेगमेंट है। इसका सीधा सा काम है सोशल एंटरप्राइजेस को फंडर्स से मिलाना। अच्छा, इस एक्सचेंज पर पैसा जुटाने के लिए एक बहुत ही यूनिक एक स्पेशल टूल बनाया गया है। इसे कहते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, या शॉर्ट में कहें तो ZCZP। अब ये ZCZP है क्या? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना। देखिए, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का गोल क्या होता है? फाइनेंशियल रिटर्न, है ना? लेकिन ZCZP का गोल है सोशल इम्पैक्ट। इसमें ना तो कोई ब्याज मिलता है, इसलिए जीरो कूपन, और ना ही आपका लगाया हुआ पैसा वापस आता है, इसलिए जीरो प्रिंसिपल। तो देखा जाए तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर्ड डोनेशन है जो बाजार में लिस्टेड है, ट्रांसपेरेंट है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का सोशल स्टॉक एक्सचेंज कामयाब होगा? और ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि जब हम दुनिया भर में देखते हैं तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ये चार्ट जो है एक बहुत ही सीरियस पिक्चर दिखाता है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल और यूके, इन देशों में जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बने थे वो अब लगभग इनएक्टिव हैं, बंद पड़े हैं। सिंगापुर, कनाडा और जमैका में ये कुछ हद तक एक्टिव तो हैं, पर वहाँ भी ज़्यादातर फॉर प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाने वाले उद्यमों के लिए हैं। तो जाहिर है भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सवाल ये है कि भारत को कामयाब होने के लिए ऐसा क्या अलग करना होगा? तो देखिए, कामयाबी का रास्ता अक्सर सही इंसेंटिव से होकर गुजरता है, और यहाँ 2 बड़े सुझाव सामने आते हैं। पहला तो ये कि ZCTP के जरिए जो डोनेशन दिया जाता है उस पर टैक्स छूट को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 100% या शायद उससे भी ज़्यादा कर दिया जाए। और दूसरा, SSE पर लिस्टेड जो NPOs हैं उनके लिए फॉरेन फंडिंग को थोड़ा आसान बनाया जाए, ताकि FCRA की जो सख्त प्रक्रिया है उससे थोड़ी राहत मिल सके।
और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। मिसाल के तौर पर सिंगापुर को देखिए। वहां अगर आप किसी एनपीओ को डोनेशन देते हैं तो उस पर 250% की टैक्स छूट मिलती है। सोचिए, 250%। ऐसे ही मजबूत इंसेंटिव्स होते हैं जो सोशल इन्वेस्टमेंट को असल में बढ़ावा देते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या स्मार्ट पॉलिसीज, मजबूत इंसेंटिव्स और एक बिल्कुल साफ मिशन भारत के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की पहली बड़ी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।